हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भारत की संविधान सभा आपका चल रहा है, उसका ये 3rd क्लास है। 2 लेक्चर इससे पहले मैंने पढ़ा दिए आपको। अगर आप तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर कंटिन्यू से करिएगा। उससे पहले क्या करिएगा, आप सभी को क्या करना है, वीडियो दबा के शेयर कर देनी है, क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बीच में हम कोई ऐसा बातें नहीं करते जिससे कि आपको डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो जल्दी कुल मिला के इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। और जो भी आपके डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स होता ही इसलिए है कि आपको अपने डाउट लिखने पड़े। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन अपने उठा लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, शेयर जब करिए, सभी को अपने शेयर करना, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब जगह शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए करें स्टार्ट। जैसे कि हमने पहली क्लास में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कहां से। सेकंड में हमने थोड़ी और बात की थी, कितने मेंबर थे, कहां से कितने मेंबर आए, और इसमें जो थे भीमराव अम्बेडकर का योगदान कहां से था, वो कहां से चुने गए, संविधान सभा के जो सदस्य बने वो कहां से बने। इतना हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में देख लिया था। अब बात करेंगे थोड़ी सी, एक आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको नाम बताया भी था, BN राव का। पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिम्हा राव। ये जो थे भारत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या थे इनका रोल, कहां से आए। ठीक है, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो हेडिंग डालिए BN राव। क्या डालेंगे? BN राव। पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव। पूरा नाम था इनका बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म BN राव। देखिए, ये हमारे संविधान में इनका क्या योगदान था। सबसे पहली बात, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये जो हमारी संविधान सभा बनी है उसमें सदस्य नहीं थे। सदस्य जब नहीं थे तो कौन थे फिर ये? तो फिर इनका नाम क्यों, इतना बारे में पढ़ क्यों रहे हैं हम इनके बारे में? जब हमारी ये संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे तो पढ़ क्यों रहे हैं इनके बारे में? तो फिर ये थे कौन? जो BN राव थे, बेसिकली ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार। कौन थे हमारे? संवैधानिक सलाहकार। ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार। जो BN राव थे आपके संवैधानिक सलाहकार थे। इतना ही नहीं, इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जो भारत की तरफ से जो पहले इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज बने थे, जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसमें जो भारत की तरफ से बनने वाले पहले जज थे, उनका नाम भी क्या था? BN राव। क्या नाम था? BN राव। यही वो सदस्य थे जो इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से पहले जज बने थे। ठीक है, और इनके बारे में क्या, इन्होंने काम क्या क्या था जब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन BN राव हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। तो फिर इन्होंने काम क्या क्या? तो बेसिकली इनका काम क्या था, हमारा जो संविधान था उसका इन्होंने प्रारूप तय किया था। क्या तय किया था? प्रारूप। BN राव ने हमारे संविधान का जब प्रारूप तय किया तो उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम लिया गया प्रारूप समिति। अब प्रश्न यह उठता है, क्या प्रारूप समिति के सदस्य थे? जी नहीं। आपसे पूछ सकता है कि आपके BN राव किस समिति के सदस्य थे? तो ये किसी भी समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तय किया था। इतना क्लियर है? अब जब इन्होंने प्रारूप तय कर लिया, प्रारूप तय करने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रारूप को तैयार करके एक अपनी जो सभा थी उसमें पेश किया। उस पर चर्चा करने के लिए, उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम लिखा गया प्रारूप समिति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है, BN राव के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के चलेंगे, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे, डीपली भी इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, BN राव के बारे में और भी कुछ बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम कॉल पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
प्रारूप समिति, अब नाम आया एक प्रारूप समिति। मैंने आपको बताया कि संवैधानिक जो हमारे सलाहकार थे बी एन राव, उन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तय कर दिया। उस प्रारूप की जांच पड़ताल करने के लिए कि कैसा बना है, कैसा है ये हमारा प्रारूप, इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का एक अन्य नाम और था, क्या था? पांडु लेखन समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या था, तो पांडुलेखन समिति था। अब प्रारूप समिति बन गई, लेकिन इसमें सदस्य और अध्यक्ष, तो अगर बात करें इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 में एक हमारा अध्यक्ष था और 6 थे हमारे अन्य सदस्य। जो अध्यक्ष बनेगा, ये किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। तो आपसे देखो कितने परसेंट क्लियर हो गए यहां से। प्रारूप समिति किसके बेस पे बनाई गई? बी एन राव के प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या लिखा गया? पांडुलेखन समिति। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, और जो अध्यक्ष थे वे थे भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति की थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति कब गठित हुई और उसमें कितने मेंबर थे? सभी मेंबर्स के मैं आपको नाम लिखाऊंगा, आपको क्या करना है? नोट करने हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसको मैं रेज करूंगा। फिर हो गया। चलें, देखिए बात कर रहे थे हम प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति का मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब बात करते हैं इसमें मेंबर्स के नाम की, क्योंकि आपसे पूछने जाता है जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें आपसे सब नाम देके पूछ लेगा, इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अच्छा, प्रारूप समिति का अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो एक डेट याद रखनी है आपको, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में पहला नाम था आपका, जो आपके अध्यक्ष बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मैंने आपको बताया था। ये कहां से चुनाव लड़के आए थे? ये लड़के आए थे यहां से, बॉम्बे से। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा नाम आ जाएगा आपका गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद आ जाएगा आपका फोर्थ नाम माधवराव, या के एम मुंशी ले लो पहले, के एम मुंशी। ठीक है, 4 हो गए। फिफ्थ आपका आ जाएगा माधवराव। ठीक है, एक आ जाएगा छठा आपका टी कृष्णाचार्य। ठीक है, एक आपका डीपी खेतान। ठीक है, ये आपके 7 मेंबर थे। ठीक है, डीपी खेतान किसकी जगह? अच्छा, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसको चुना गया था? ये आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उसको किसको चुना गया था? टीटी कृष्णाचार्य। जब डीपी खेतान की जो मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पे टीटी कृष्णाचार्य को चुना गया। लेकिन एक मेंबर और था, इसको हम 6 के बेस पे पढ़ते हैं। 7वां मेंबर था मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है भैया, ये मुस्लिम लीग, मोहम्मद जो सादुल्ला थे ये मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, कितने मेंबर हो गए आपके? 7। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, माधवराव और टीटी कृष्णाचार्य को किसकी जगह चुना गया था? डीपी खेतान की जगह। और 7 जो मेंबर थे मोहम्मद सादुल्ला थे। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे बात करते हैं। ये 7 मेंबर आपके प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे वो थे।
क्वेश्चन यहाँ पे क्या पुटअप होगा, क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि इनमें से कौन सा मेंबर्स प्रारूप समिति का नहीं था। अच्छा, प्रारूप समिति न देकर आपके पांडुलेखन समिति भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, बात एक ही है। आपको क्या करना है, अच्छे से बस पढ़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगो तो जल्दी से जल्दी लाइक दबा दीजिए, और कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया नोट, चले करें। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, सारे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो उसको बता दीजिएगा, लेकिन आपको क्या करना है, नोट करके लेके चलना है। मैं आपके डाउट सारे क्लियर करके लेके चलूंगा। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, चलें। अब दो मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूं, नोट करके लिखिए। कौन से? अंबेडकर जी ने दो पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन पुस्तकों के नाम थे हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, और एक है पाकिस्तान पर विचार। ये जो पाकिस्तान पर विचार है, वो आपकी जो किताब है इन 1939 में पब्लिश हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा जो हमारे सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों बुक उन्हीं ने लिखी थी। किसने? अम्बेडकर जी ने ये दोनों पुस्तक लिखी थी। अम्बेडकर जी को पहले ही पता लग गया था कि पाकिस्तान जैसा एक देश या एक अलग कुछ बनने वाला है, तो उन्होंने एक बुक लिखी, पाकिस्तान पर विचार, 1939 में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको पहले से ही ज्ञात था या नॉलेज थी, तो वे कितने विद्वान थे। इसके बारे में आप खुद जान सकते हो कि जो इतने साल पहले बता सकता है कि पाकिस्तान पर विचार इस पुस्तक में लिखी। ठीक है, तो यहां तक ये आपका क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको दो नोट्स बताया कि जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान पर विचार या हिंदू धर्म की पहली पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। चले भैया, आगे चले। अब आपसे पूछता है कि इसकी कुल बैठक कितनी हुई, जो हमारी संविधान सभा थी इसकी कुल बैठक कितनी हुई। अगर हमको बात करें कुल बैठक की अगर बात करें तो 11 प्लस 1 12 बैठक हुई है टोटल। आपसे कई जगह देखा होगा, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि 11 बैठक होती है, 12 बैठक होती है, लेकिन इसका अगर क्लियर देखा जाए तो इसकी 12 बैठक है। तो 24 जनवरी को अगर हम 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अगर हम देखें तो इसकी लास्ट बैठक हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। जो अगर हम उसको काउंट करते हैं तो हमारी 12 बैठक बैठते हैं, 11 प्लस 1। तो अगर इसको कुछ में बुक्स में क्या दिया हुआ है, इस बैठक को काउंट नहीं किया गया, कुछ में किया गया, तो अगर बात करें सही की तो आपका 12 बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 12 बैठक हुई थी। ठीक है, ये होगा। अब एक मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं, जो शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा वो आज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सबसे मजेदार। पढ़ के देख लेना, सर्च करके देख लेना, आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत ज्यादा सर्च करा है मैंने, ढूंढा है बुक्स में, तब जाके मिला है। क्या? अच्छा, आपसे कई बार पूछा गया होगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। देखिए, अगर हम बात करें कुल महिला की, कुल संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, कुल महिला अगर बात करें तो कुल हमारी 15 महिलाएं जो थी हमारे संविधान सभा में थी। उसके बाद जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक में हमारी 9 महिलाएं थी। अंतिम जो बैठक हुई थी, जिस दिन सिग्नेचर हुए थे, उस दिन 7 महिलाएं उपस्थित थी, अंतिम दिन। उसके बाद आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, सबसे धांसू क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र ऐसी महिला थी जो मुस्लिम लीग से थी। हमारी जो संविधान सभा थी उसमें एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला थी, उनका आपसे नाम पूछ सकता है। तो एकमात्र, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला, उसका नाम क्या था? बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम था? बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, याद रह जाएगा, बेगम अय्याज रसूल इनका नाम था, जो महिला मुस्लिम लीग से थी।
अंतिम दिन 7 थी, प्रथम बैठक में 9 थी और कुल इसमें थी 15। जल्दी से को नोट करो, आगे चलते हैं फिर। हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था। देखिए अगर बात करें भारत के संविधान के लागू होने की, देखिए अगर बात करें कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का जो संविधान है वो 2 बार लागू हुआ था। एक तो पूर्ण रूप से, एक बार आंशिक रूप से। अब आंशिक रूप और पूर्ण रूप का फायदा क्या है, मतलब क्या है? देखिए आंशिक रूप का मतलब है कि हमारा जो संविधान था उसका छोटा सा पार्ट या कुछ ही आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद ही लागू किए गए हैं। लेकिन अब बात करें हम अगर उसकी पूर्ण रूप से, तो हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, अपना संविधान बनाया था, वो पूर्ण रूप से लागू हमने कर दिया। तो अगर बात करें आंशिक रूप से, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। इस दिन हमने 16 अनुच्छेद लागू किए, 15+1 कितने, बात लिखिए 26 नवंबर 1949 को हमने क्या करा, आंशिक रूप से आंशिक रूप से लागू किया। इस दिन हमने क्या करा, 15+1 हमने आर्टिकल हमने क्या करे, लागू किए। अब मैंने 15+1 क्या रखे, जैसे आर्टिकल थे हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 360, 367, 368, 324, 394, ठीक है, ऐसे करके 15 और +1। अब ये 394 मैंने अलग क्यों लिखा है? अब 394 जो आर्टिकल था उसमें एक लाइन लिखी गई थी, क्या उसमें लाइन क्या लिखी गई थी वो याद कर लिए, आप नोट डाउन करिए उसको। उसमें 394 जो अनुच्छेद 394 था उसमें एक लाइन ये लिख दी गई कि जो हमारे संविधान का शेष पार्ट है वो कब लागू होगा, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अब जब ये लिख दिया गया कि जो हमारा शेष पार्ट है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, वो किस अनुच्छेद में, 394 में। तो हमारा संविधान 2 बार लागू हुआ, एक बार पूर्ण रूप से, एक बार आंशिक रूप से। आंशिक रूप से इस दिन लागू हुआ, कितने अनुच्छेद, 15+1। अब कहीं पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन में 15, कहीं पे 16, तो आपको क्या करना है, 16 लिखने हैं, क्योंकि 16वें अनुच्छेद 394 में था जिसमें लिख दिया गया क्लियर कि जो हमारे संविधान का शेष पार्ट है, जो बचा हुआ अभी पोर्शन है, वो हम 26 जनवरी 1950 को लिख देंगे, चालू कर देंगे, ठीक है। अच्छा फिर हम अगर बात करें तो 26 नवंबर और 26 जनवरी, अब इसमें से हम अपना दिवस कौन सा मनाएं? तो संविधान आपको करना है और यादगार दिवस बनाना है, तो किसको बनाएं? अगर इसको मनाएंगे तो 26 जनवरी को भूल जाएंगे, और 26 जनवरी को मनाएंगे तो इसको भूल देंगे। अब 26 जनवरी को ही क्यों हमने डेट दी? भाई जब हम लागू कर रहे हैं तुम 26 नवंबर को ही पूरा क्यों नहीं लागू कर सकते? क्योंकि बनकर तो तैयार हो गया था, तो लागू करना था, तुम 26 नवंबर को ही लागू कर देते। 26 जनवरी को ही क्यों करना हुआ? हमने डेट ही 26 जनवरी को लिखी। तो अगर हम बात करें, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। उसमें क्या हुआ, क्लियरली बोल दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पहली बार झंडा भी फहरा दिया गया वहां, आपको पता होगा। तो वहां पे ये डेट दी गई कि 26 जनवरी को हर वर्ष भारत अपना इंडिपेंडेंट डे या स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस दिन हमने एक बार झंडा भी फहरा दिया था, तो उस दिन को हम भूलना नहीं चाहते थे, तो हमने क्या करा, जो हमारा संविधान था वो हमने आपका 26 जनवरी को डेट फिक्स कर दिया कि 26 जनवरी को हम जिसे ना भूल रहे हम उस दिन को, हमने अपना संविधान उस दिन लागू कर दिया, ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त तो जो था हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया, उसके बाद 26 जनवरी बचा, वो हमारा संविधान लागू करने वाला गणतंत्र दिवस हो गया। अब 2 दिवस तो हमारे कंप्लीट हो गए। फिर बात आती है कि 26 नवंबर 1949 है यहाँ पे, 26 नवंबर 1949 जो था, अब 26 नवंबर को भी भूल जाते हैं भाई। 2 तो याद हो गए हमारे, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हो गया। अब जो 26 नवंबर है इसको कैसे याद करेंगे भाई?
हुआ तो इस दिन भी है हमारा संविधान लागू, तो आर्टिकल्स कुछ भी लागू हुए हो, हुआ तो थोड़ा पोर्शन है। सोचा ये हमारे लक्ष्मीमल सिंघवी जी हुए एक कानून के ज्ञाता रहे, अच्छे आदमी थे वो, अच्छा ज्ञान था उनको, तो उन्होंने एक सलाह दी कि जो 26 नवंबर है इसको हम विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। विधि मतलब कानून। तो 26 नवंबर को जो अब हर वर्ष हम मनाते हैं विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 26 नवंबर का कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विधि दिवस मनाते हैं। किसके कहने पर मनाते हैं? लक्ष्मीमल सिंघवी जी के कहने पर 26 नवंबर को हम क्या करते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इतना फैक्ट क्लियर है। ये आपकी थर्ड क्लास रही। इसके बाद शायद हो आपकी 1 या 2 क्लास और होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैं और अच्छे से लेक्चर आपको लेकर आऊंगा और अच्छे आपके जो नए नए फैक्ट निकल कर आए सारे मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करोगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको सारी क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी और लाइक करने से क्या आएगा कि आपको मुझे यह पता लग रहेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। कमेंट सेक्शन से आपका क्या होगा? आपके डाउट क्लियर होंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कोई डाउट हो या नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप क्लियर कह सकते हैं, मैं और बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यही एक काम है एजुकेशन का जो अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ और को भी फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप उससे संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, और आप सभी को शेयर भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हमेशा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए सारे सोर्सेज अवेलेबल है, आप कोई भी आप यूज करके उस पर वहां पे मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए। आपका इसका जैसे ये खत्म होगा उसके बाद मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट में आपको क्या देखना है? स्कोर देखना कि कितना किसका स्कोर आ रहा है। तो आपको क्या करना है? स्कोर अच्छा लाने के लिए सारा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो आपका स्कोर आएगा उसको हम देखेंगे किसको क्या और जरूरत है करने की, उसको हम एडवाइस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।